अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कल्बुल वतन की एपिसोड नंबर 8। राइटर हैं एमन रज़ा, और जिसने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उससे रिक्वेस्ट है कि लाजमी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इसी से हमें पता चलता है कि आपको कौन सा नॉवल ज़्यादा अच्छा लग रहा है या कौन सी एपिसोड आपको ज़्यादा अच्छी लगी है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं अपनी एपिसोड आज की। कैंप से बाहर निकलते उसने अपनी मुट्ठियां ज़ोर से भींची थीं। शिद्दत ज़ब्त से उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वो तीर की तेज़ी से मेडिकल कैंप की तरफ गया था ताकि वो यमन की हालत जान सकता। क्या वो वाकई बेहोश हो गई थी या महज नाटक कर रही थी? वो मेडिकल कैंप में आया तो आर्मी डॉक्टर फ़ौरन से देखकर खड़े हुए। यहाँ कैप्टन यमन एडमिट थी, कहाँ है वो? उसने जब यमन को वहाँ ना पाया तो इर्द गिर्द देखते हुए जल्दी से पूछा। सर, उन्हें यहाँ बेहोशी की हालत में लाया गया था और फौरी तौर पर लगाई गई थी। जैसे ही उन्हें होश आया मेजर शमशेर उन्हें यहाँ से लेकर जा चुके थे। शमशेर? रोयाम ने दांत पीसते हुए शमशेर का नाम लिया, जैसे वो उसके दांतों के नीचे पिस रहा हो। शमशेर तो रात को ड्यूटी पर था, फिर उसको कैसे पता चला कि यमन बेहोश हो गई है? उसने मेडिकल कैंप से बाहर निकलते हुए इस्तराबी कैफियत में सोचा, मगर वो ये भूल गया था कि आशिक की आंखें हमेशा महबूब पर होती हैं, जो उसकी हर एक हरकत पर नज़र रखता है। शायद इस बात से रोयाम अभी अनजान था। मगर वो यमन को लेकर वहाँ से गया कहाँ? वो अभी यही सोच रहा था कि जिब्रान साहब की कड़क आवाज़ पर वो झटके से पीछे मुड़ा। रोयाम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा काम करते हुए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसी परवरिश तो नहीं की थी हमने तुम्हारी कि तुम एक बेज़रा लड़की को इस तरह सज़ा दोगे। उन्होंने दुख और तासुफ से उसे देखते हुए कहा। उनके दुखी लहजे पर वो पशेमानी में घिर गया था। डैड, मेरा मकसद उससे हर्ट करना नहीं था। इससे कि पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, जिब्रान साहब उसकी बात काट कर बीच में बोले, बस रोयाम, बहुत हो गया। किस चीज़ की सज़ा दे रहे हो तुम उस मासूम लड़की को? उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। उसे भी तो ज़बरदस्ती तुमसे शादी करके जहर का घूंट पीना पड़ा था ना, तो सज़ा वो अकेली क्यों भुगते? तुम भी इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में बराबर के शरीक हो। फिर तो उसका भी पूरा हक बनता है जैसे चाहे तुम्हें सज़ा दे। लेकिन वो क्या कर रही है? वो तुम्हारे माँ बाप की खिदमत कर रही है, उनसे अच्छे से पेश आ रही है। एहसानमंद होना चाहिए तुम्हें उसका कि तुम्हारी इतनी बदतमीज़ी के बावजूद भी वो अपने अखलाक से नहीं गिरी। और एक बात, जो तुमने मुझसे झूठ बोला है, मेरा तुम पर से यकीन उठ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा तुम मेरे सामने कोई फेवर लेकर नहीं आओगे, क्योंकि मैं अब तुम्हारी कोई भी बात मानने का रवादार नहीं। ये कहते ही वहाँ से वॉकआउट कर चुके थे, जबकि वो पीछे परेशानी से अपना माथा मसल कर रह गया और अपनी गाड़ी लेके तेज़ी से घर की जानिब बढ़ गया। वो जब घर पहुँचा तो उज़्मा बेगम लाउंज में खड़ी मुलाजिमा से यमन के लिए सूप बनाने का कह रही थी। मॉम, यमन कहाँ है? उसके संजीदगी से पूछने पर उज़्मा बेगम ने खशमगीन आँखों से दिखते हुए कहा, वो ऊपर कमरे में आराम कर रही है, इसलिए बेहतर है कि तुम वहाँ ना जाओ। यकीनन उन्हें भी जिब्रान साहब ने अपने बेटे के करतूत बता चुके थे, तभी वो खफा थे। मॉम, आज तो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है ना, आप उसकी तैयारी करें। यमन को मैं संभाल लूँगा। उसने आराम से उन्हें मनाना चाहा। बिल्कुल नहीं, हम पार्टी पोस्टपोन कर चुके हैं। अब मैं बस सबको कॉल ही करने लगी हूँ कि ना आए। मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने रोयाम को सर्जिश करते कहा। नो मॉम, पार्टी आज ही होगी। अगर यमन को पता चला कि आप उसकी वजह से पार्टी कैंसिल कर रही हैं तो वो बहुत हर्ट होगी। रोयाम की समझ से बाहर था, आखिर उस लड़की ने इसके घर वालों पर क्या जादू किया था
जो वो उसे इतनी अहमियत दे रहे थे। उसको हर्ट करने में तो खैर तुमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटा उस पर ध्यान दो, वो एक हीरा है, हीरा। अगर तुमने उसे गंवा दिया तो तुम्हारे हाथों में खाक के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वो उनकी बात का कोई भी जवाब दिए बगैर मुलाजमों को पार्टी की तैयारी करने का कहकर ऊपर कमरे की तरफ चला गया, जहाँ वो यमन से 2-2 हाथ करने का इरादा रखता था। उसने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक किया और बेड पर लेटी यमन की तरफ बढ़ा, जिसकी आंखें बंद थीं। आंखों पर लंबी पलकों का पहरा था। वो एक पल के लिए खो सा गया था। उसे लगा कि वाकई स्लीपिंग ब्यूटी कहानी से निकलकर उसके सामने आ गई हो, मगर अफसोस, वो इस ब्यूटी का प्रिंस नहीं बनना चाहता था। उसने सर झटककर यमन को झटके से उठाया। उठो यमन, मेरे सामने ये बीमार होने का नाटक ना करो। उसने उसे झंझोड़ कर खड़ा कर दिया था। वो जो अभी दवाइयों के सेरे असर सो गई थी, उसके झंझोड़ने पर हड़बड़ा कर उठी। उसके इतने ज़ोर से पकड़ने पर उसके हाथ पर लगे नौ से खून बहकर निकलने लगा। रोयाम, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, छोड़े मुझे। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते कहा, मगर रोयाम की गिरफ्त उस पर बहुत मजबूत थी। हर्ट का मतलब भी पता है तुम्हें? कहते किसे हैं? उसने तंजिया अंदाज में पूछा तो वो उसे देख कर रह गई। एक तो उसे सज़ा देने वाला भी वही था और इल्ज़ाम तराशी भी वही कर रहा था। सच सच बताओ मुझे, शमशेर वहाँ पहुँचा कैसे और तुम्हें वही क्यों लेकर गया? उसने चिल्लाते हुए पूछा। क्योंकि वो आपकी तरह पत्थर दिल नहीं, उनके सीने में दिल है। वो गैरों की मदद करना जानते हैं और आप अपनों को ही तकलीफ़ों में धकेल देते हैं। यमन ने शिद्दत दर्द से फटते उसके हाथ झटक कर कहा, जिससे खून के छींटे उड़कर फर्श पर गिरे। ओह, तो अब तुम अपने आप को अपनों के लिस्ट में कंसिडर करने लगी हो? क्या बात है, क्या भूल गई हो तुम मेरी ज़बरदस्ती की बीवी हो? रोयाम ने तंजिया अंदाज में कहा। तो वो टूटे दिल से बोली, मुझे अच्छी तरह याद है, और बेफिक्र रहें, ज़्यादा देर तक इस ज़बरदस्ती के बंधन में बांधे नहीं रखूँगी आपको। बहुत जल्द आज़ाद कर दूँगी आपको इस अजियत से। ओह रियली? तो इतनी जल्दी है तुम्हें मुझसे छुटकारा पाने की कि खुद ही आज़ादी का फ़ैसला कर लिया तुमने? भूल है तुम्हारी कि जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम मुझसे आज़ादी हासिल कर लोगी। उसने तमस्खुराना नज़रों से देखते हुए कहा और एक नज़र उसके खून से रंगे हाथ को देखकर सर झटका। इतनी मजबूत तो वो थी कि इतने से खून निकलने पर बेहोश ना होती। ये फजूल बातें छोड़ो, आज मम्मी और डैडी की वेडिंग एनिवर्सरी है। वो तुम्हारी वजह से पार्टी डिले कर रहे थे। अब चूँकि तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, उसने यमन पर ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तो जाकर उनकी मदद करो। आराम करने से बेहतर है कि तुम थोड़ा काम कर लो। उसको ये कहते ही वो फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया था, जबकि पीछे वो उसकी संग दिली पर अपने दिल को कटता हुआ महसूस कर रही थी। क्या यही था वो शख्स जिसके साथ उसने जंगल में 3 रातें गुजारी थी? नहीं, वो शख्स तो उससे अक्सर मुख्तलिफ। उसने दिल गिरफ्ती से सोचा और तैयार होने चली गई। यमन और रोयाम ने जिब्रान और उस्मा बेगम के नाना करने के बावजूद भी घर को बहुत खूबसूरत तरीके से वेडिंग एनिवर्सरी के लिए सजाया था। वो दोनों हाथों में हाथ डाले एक शानदार कपल लग रहे थे। रोयाम ब्लैक डिनर सूट में तमाम मेहमानों को वेलकम कर रहा था, जबकि यमन अब तैयार होने अपने कमरे में गई थी। चश्मे बदूर, आज तो लगता है जैसे कोई चांद ज़मीन पर उतर आया हो। मीरब जो पार्टी एंजॉय कर रही थी, साहिल के उसके कान में झुककर सरगोशी करने पर वो हड़बड़ाकर सीधी हुई, मगर उसके सीने में जा लगी। मीरब ने आज साहिल की फरमाइश पर मैचिंग कलर का ब्लैक ड्रेस पहना था। वो दोनों ब्लैक ड्रेस में नज़र लग जाने की हद तक प्यारे लग रहे थे, और ऊपर से साहिल उसके कान में कोई ना कोई मानीखेज बात करता उसे शर्माने पर मजबूर कर रहा था, जो दोनों की जोड़ी को 4 चांद लगा रहा था। उन्हें देखकर हर कोई मेड फॉर ईच अदर कह रहा था, मगर माहिर नहीं कह सकता था।
आज इस परी पैकर को किसी और के पहलू में देख उसके दिल में शदीद जलन हुई थी। ये कहना बेहतर होगा कि उसके दिल की दुनिया तो बसने से पहले ही उजड़ गई थी, मगर उसने अपने दिल को मजबूत किया और ख़ुद को रोयाम से बातों में मसरूफ़ कर लिया। रोयाम चौंका तो जब यमन बेबी पिंक कलर के बारबी फ्रॉक में बालों को कर्ल किए नेचुरल मेकअप में सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आती कोई परी लगी। उसका मुंह तो यमन की खूबसूरती देखकर ही खिल चुका था। जबकि माहिर ने शरारत से उसका खुला मुंह बंद किया तो वो हड़बड़ाकर सीधा हुआ और खिसियाकर रह गया। क्यों भाई, भाभी इतनी प्यारी लग रही हैं कि आसपास का कोई होश ही नहीं। माहिर ने उसे छेड़ते हुए कहा तो वो उसको मारने उसके पीछे भागा, जबकि माहिर लम्हों में रफू चक्कर हो चुका था। यमन उसके पास से गुजरती है उसे नज़रअंदाज करती जा चुकी थी, जबकि उसे यह अच्छी तरह मालूम था कि उसे रोयाम के साथ ही सबके पास जाना था। रोयाम अपनी नज़रअंदाजी पर कलस कर रह गया। क्या अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अपनी बीवी के हाथों ही इग्नोर होऊंगा मैं? उसने कुड़ते हुए सोचा और इन सब के पास चला गया जहां उसके मॉम डैड केक काटने लगे थे। भरपूर तालियों में उन दोनों ने केक काटा था और एक दूसरे को खिलाया था। अभी सब केक ही खा रहे थे जब दाखिली दरवाजे से अंदर आती शख्सियत को देखकर सबको हैरत का झटका लगा था, क्योंकि आने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बानो थी। उसे देख हॉल में सन्नाटा छा गया था। यमन ने फ़ौरन रोयाम को देखा जो दुनिया भुलाए उसी को तक रहा था। यमन को लगा वो इस मंजर में है ही नहीं जिसे रोयाम आसानी से भुला चुका था। अब तो बानो भी आ चुकी थी, रोयाम की कोई मजबूरी भी नहीं बची थी। अब तो वो उसका हाथ आराम से थाम लेगा, कोई उसकी तरफ बढ़ना तो दूर उसको देख भी नहीं रहा था। यही बात बानो का तन बदन जला रही थी। उसके बरक्स रोयाम होश में आता किसी की भी परवाह किए बगैर तीर की तेज़ी से बानो की तरफ बढ़ा था और उसे एक अलग गोशे में ले गया था। ये बात यमन के दिल में गढ़ कर रह गई थी। सबने रोयाम को नागवारी से बानो के पास जाते देखा था और बानो अपने शिकार को अपने जाल में इतनी जल्दी फंसने देख फतामंदी से मुस्कुराई थी। कुछ देर बाद खामोशी से रोयाम बानो का हाथ पकड़कर उन सबके बीच ले आया था, जो सब उसे देखकर गुस्से से खड़े हो गए थे, मगर मेहमानों का ख्याल करते कुछ बोले नहीं। ताया ने तो बाकायदा ये तक कह दिया था कि वो उनके लिए मर चुकी है, इसलिए यहाँ से चली जाए, मगर रोयाम के बोलने पर सबने खामोशी इख्तियार कर ली थी। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। बानो घर से नहीं भागी थी, बल्कि उसे एक ज़रूरी मिशन के लिए जाना पड़ा था, इसलिए वो किसी को भी बताए बगैर चली गई थी। उसमें उसका कोई कसूर नहीं, और वैसे भी आप सबको पता है कि हमारा वतन हमारे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ है। उसके लिए हम बगैर सोचे समझे कुछ भी कर गुजरते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब भी बानो को माफ़ कर दें। बानो भी झूठा रोने का ड्रामा करती उन सब से माफ़ी मांगने लगी, और हालात के पेश नज़र सब ने बानो को माफ़ भी कर दिया। सबके इधर उधर होते ही बानो यमन के पास आई। कैसी हो मेरी डियर कज़न? सच में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, उसने यमन को गले लगाते कहा, जबकि यमन उसके हाथ झटक कर रह गई। बानो, सब यहाँ बहुत बोले होंगे, मगर मुझे मासूम समझने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे किसी झूठ में नहीं आने वाली। मैं सब जानती हूँ कि तुम किसी मिशन पर नहीं गई थी, बल्कि खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। तुमने रोयाम के दिल से खेला और अब एक मासूम लड़की का किरदार करने तुम यहाँ वापस चली आई हो। यमन ने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहते बानो की हकीकत का पर्दा फाश किया था। बानो उसकी बात पर लब भींच कर रह गई थी। उसे नहीं पता था कि यमन इतनी जल्दी उसकी हकीकत जान लेगी। चलो ठीक है, अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो अपना शौहर बचा के रखो मुझसे, क्योंकि वो मेरा दीवाना है। अपनी उंगलियों पर नचाने में मुझे उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसकी बात पर वो सर झटक कर मुस्कुरा दी। सोच है तुम्हारी कि मैं तुम्हें अपना घर बर्बाद करने दूंगी? तुम्हें इस घर को बर्बाद करने के लिए पहले मुझसे टकराना होगा। यमन की वार्निंग पर वो हंस दी। चूंटी के भी पर निकल आए हैं। ओ आई सी, इतनी अकड़। तो चलो फिर आज तुम्हें एक डेमो दे ही देती हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से जा चुकी थी और रोयाम से बातें करने लगी।
जबकि यमन नासमझी से उसकी बात को समझने की कोशिश कर रही थी। यमन जो किसी काम से सीढ़ियों पर गई थी, किसी के बुलाने पर वो रुक कर उसकी बात सुनने लगी। उज़्मा बेगम जो ऊपर से नीचे आने लगी थी, किसी लड़की को यमन को धक्का देते देख कर वो फ़ौरन उस तक पहुंची। उनकी कोशिश थी कि वो यमन को बचा ले, मगर पाँव मोड़ने पर वो भी उसके साथ ही नीचे गिरती चली गई थी। वो दोनों ही साथ गिरी थी। यमन की पूरी कोशिश थी कि वो उज़्मा बेगम को कोई चोट ना लगने दे, इसलिए उसने अपने हाथों और टांगों को अच्छी तरह उनके गिर्द लपेट लिया था, ताकि जो चोट लगे उसे लगे और वो उससे बची रहे। उनके नीचे गिरते ही सब चीख कर उन दोनों की तरफ लपके थे। रोयाम फौरन उस्मा बेगम को उठाता अस्पताल की तरफ भागा था। उसने तो यमन की तरफ देखना भी गवारा ना किया था, जबकि साहिल ने भागकर यमन को उठाया था, जिसके माथे से खून पानी की तरह बहता जा रहा था और हाथ पांव भी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। पीछे खड़ी बानो शातिराना अंदाज में मुस्कुरा कर रह गई। अब तुम्हें रोयाम से कौन बचाएगा? आज की एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। लाइक करें ताकि न्यू एपी जल्दी से आए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें। फिर आपके पास हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अस्सलामुअलैकुम।